नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे हमारे। हम कविता आज की हमारी क्लास होगी कविता पे होगी। कविता पे हम अभी 3 लोगों की कविताएं हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक बाबा नागार्जुन और धूमिल की कविता, और एक किस पे लिया था, एक और किसी कोई कविता वाली जो है, हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र की। 3 लोगों की हम संपूर्ण कविताएं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं। जाके आप जो है प्ले लिस्ट में देखें। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है मुक्तिबोध पे। मुक्तिबोध की हम सारी संपूर्ण कविताएं पढ़ेंगे। 3 जो हमारे सिलेबस में लगी हैं, भूल गलती, ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में। तो क्रमवार तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले भूल गलती पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये क्लास लंबी होने वाली है। कहने का अर्थ मतलब है ये 2 से 3 पार्ट में भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है अंधेरे में कविता बहुत लंबी कविता है। ठीक है, तो हम आराम से चलेंगे। और मैं बता दूं आपको, इस प्रकार से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं इनके। ठीक है, इनसे संबंधित सारी जुड़ी बातें हमने भी रखी हैं, और कविताएं से संबंधित ही जुड़ी बातें सारी रखी। भूल गलती के बारे में क्या क्या है, सब कुछ कुल मिला के आपको यहाँ से बाहर कुछ जो है नहीं पढ़ना है। जितना मैंने पढ़ाया है बस इतना ही पढ़ लेना है। ठीक है, और रिवीजन करो और नोट्स ज़रूर आप लोग ले लो। मैं फिर कहता हूँ, नोट्स ज़रूर ले लो। कहानी भी पढ़ा रहा हूँ, कहानियाँ हमारी चल रही निरंतर, नाटक भी चल रहे हैं, निबंध हम कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र हम पढ़ रहे हैं। सब जो निरंतर बराबर क्लासें हमारी चल रही हैं। जाके आप प्लेलिस्ट में देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें। 97 21 56 58 75। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको नोट्स की जानकारी दे दी जाएगी। और ये अगर नवरात्र में आप लेते हो तो ये 299 का मैंने रखा था, मात्र 249 में आपको मिल जाएगा। ये ऑफर है और संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे। उपन्यास निविदा को अभी नहीं, उनको बाद में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूल गलती हम आज कविता देखते हैं। देखो, मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं भैया, ये 3 कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हैं। एक तो हो गई भूल गलती, दूसरी ब्रह्मराक्षस और तीसरी अंधेरे में। सबसे बड़ी कविता अंधेरे में, 45 पृष्ठ की तो अंधेरे में कविता है। इतना समझ लो, इतनी बड़ी कविता है। और ये संकलित हैं, एक ही इनका संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, 1964 में आया था और इसी में ये संकलित है। अंधेरे में कविता से आपको पता है हर बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ थोड़ा मुक्तिबोध के बारे में। इनके कुछ कथन देख लेते हैं कि मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या माना है। याद रखना, कथन है। फैंटेसी के संदर्भ में जो मुक्तिबोध के विचार हैं, इन मुक्तिबोध कहते हैं कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। कथन किसका है? मुक्तिबोध का है, याद रखना। फिर कहते हैं कि फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़, या यहाँ पर लिखना, ये कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है, बाकी सब गलत शब्द नहीं गलत मिलेंगे। विभाव पक्ष गौड़ प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तिष्ठ करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। याद रखना है, कथन किसका है? मुक्तिबोध का है। जो है ये सब इम्पोर्टेंट कथन है। फिर कहते हैं मुक्तिबोध की यह नंगा फासिज्म है कि लेखक को लोग घेरे शारीरिक क्षति को, जो क्षति को धमकी देते हैं। इधर सरकार सुनने को तैयार नहीं है, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। कथन किसका है भैया? मुक्तिबोध का कथन है, इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध के संदर्भ में विद्वानों के कुछ मत हैं, देख लेते हैं वो भी। कहते हैं कि कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणय अनुभूति को जो है कि कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह अनदेखा नहीं देखा जा सकता। कहते हैं यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है, यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान, याद रखना है, एक है कविता के नए प्रतिमान, एक है कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, केंद्र में मुक्तिबोध है। कथन किसका है? नामवर सिंह। तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का, और जो नई कविता के प्रतिमान जो है वो शायद लक्ष्मीकांत वर्मा का है। नई कविता में मुक्तिबोध की ही वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की। ये देखो, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। ये बात किसने कही है? नामवर सिंह ने कही, इंपॉर्टेंट कथन है।
मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अंधेरे में कविता से संबंधित है, रामविलास शर्मा कहते हैं। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है, याद रखना, विराट पुरुष भी है। किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। आगे देखते हैं अगला कथन कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार को स्केच बुक लगता है। ये याद रखना, ये कथन पूछा जा सकता है और कई बार भी पूछा गया है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, चलो। कवि के रचना शिल्प को देखकर, याद रखना, कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडहर पूरा नए तौर पर बनाया गया हो, जिसमें से गुजरने पर भव्यता और ख़ास तौर के अवसाद का एक एहसास जो है एक साथ होता है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, बाद के जीवन की बहुविधि उब्र को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही है। यह कथन किसका है? नगेंद्र का है। किसका कथन है भैया? नगेंद्र का है। चलो, फिर कहते हैं कथन कि किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। ये बहुत अच्छा कथन है श्रीकांत वर्मा का। ठीक है, बच्चन सिंह भी कहते हैं मुक्तिबोध के बारे में लोगों के मत कथन बहुत हैं। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, इतना ही तैयार कर लो। अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। देखो, ये बहुत अच्छा कथन है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं है। ये कथन किसका है भैया? बच्चन सिंह का है। चलो, फिर कथन है कि मुक्तिबोध फैंटेसी का जब उपयोग करते हैं सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए। कथन किसका है? मैनेजर पांडे का है। इंपॉर्टेंट किसका कथन है? मैनेजर पांडे का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी भी फिर कहने लगे हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि अज्ञे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं। याद रखना, बात के कवि हैं। मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के, इसलिए उनको कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है। कथन किसका भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। फिर कथन है कि मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से चरितार्थ किया है। उन्होंने अपने सत्य पाया और कविता में, याद रखना, अशोक वाजपेयी। किसका कथन है? अशोक वाजपेयी। उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा। ये कथन किसका है? निर्मला जैन का है। किसका है भैया? निर्मला जैन का। इंपॉर्टेंट है। चलो, अब देखो, हम लोग पढ़ते हैं भूल गलती का, जो इनकी कविता है भूल गलती। इंपॉर्टेंट है। कविताओं को आपको समझने, अर्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ नहीं पूछता है दोस्त। ठीक है, बस इनकी लाइनें पूछता है। ये पूछ लेगा आपसे कि ये कविता ये लाइन किस कविता से है, या कविताओं को लाइन में क्रम में लगाओ। यही 2-3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अर्थ कभी नहीं कविताओं से, आधुनिक की कविताओं से कोई पूछता है। ठीक है, तो अर्थ हमको समझने भी नहीं है और ना समझाने के लिए मेरे पास इतना समय भी है, क्योंकि 2 महीने में अगर कविताओं की व्याख्या करने लगूँ, ठीक है, तो कविता पे कम से कम 6 महीने 7 महीने की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आपको कविताओं को अर्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको पढ़ लो, लाइन को ध्यान में रखो। हाँ, कि या ऐसा पूछे कुछ तो हाँ, ये कविता, ये लाइन उस कविता से है। ठीक है, बस यही हम लोगों को पढ़ना है इसमें पूरे यूजीसी नेट में। अर्थ नहीं पूछा जाता है। अर्थ पूछा जाता है तो उधर आदिकाल में एक आदि किसी का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कविता पे हमको उतना विशेष ध्यान नहीं देना है। विषय वस्तु देखो इसकी क्या है कि कविता में मुक्तिबोध भूल गलती या भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में शहंशाह को लेते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं। शहंशाह को लेते हैं, जिसके दरबार में समाज के सभी प्रकार के लोग सिर झुकाए खड़े हैं। ये इसकी विषय वस्तु है भूल गलती के बारे में। सत्य अथवा ईमान वहाँ जंजीरों में कैद कर लाया गया है और सिर झुकाने की आदत हो जाना भ्रष्टता के आत्मसात करने जैसा है, जिससे राज शहंशाह को शक्ति मिलती है और वह निरंतर अधिक क्रूर होता चला जाता है। लेकिन कविता में मुक्तिबोध निराशावादी नहीं है, वह आशा व्यक्त करते हैं कभी न कभी किसी व्यक्ति का ईमान जागेगा और वह क्रांति के पथ पर चल पड़ेगा। उसके पीछे सारा समाज चलेगा, वह भ्रष्टता को चुनौती देगा और बुराई का अंत होगा। याद रखना, ये कुछ विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु थी। देखते हैं कविता का शिल्प पक्ष कुछ
इसके काव्य रूप देखो, यह आकार में मध्यम कोटि की कविता है, बहुत न लंबी है न ही बहुत छोटी है। ठीक है, प्रतीक देख लेते हैं। भूल गलती याद रखना है कि इसमें भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है। जो भूल गलती है वो भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है। घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, यह उस ईमानदार, याद रखना, ईमानदार साहसी व्यक्ति का प्रतीक है जो भ्रष्टता के समक्ष घुटने नहीं टेकता है। प्रतीक है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे अभी ये सब आगे कविता में मिलेगा। जिरा बख्तर लोहे का कवच है। दरअसल यह भ्रष्टता का वह कवच है जिसे आम जनमानस में भय बैठाने के लिए पहना गया है। ठीक है, चमकते तामझाम देखो, इंपॉर्टेंट है। चमकते तामझाम क्या था? एक आभासी चमकती झूठ की दुनिया। ठीक है, हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर क्या होता है? व्यक्ति के अंदर का ताप, याद रखना, ताप मतलब सच। बिंब योजना क्या है? इस कविता में भी बिंब योजना भयानकता रहस्यात्मकता से गुथा है। ठीक है, फैंटेसी वेरी इंपॉर्टेंट। फैंटेसी, मुक्तिबोध अपनी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इस कविता में भी फैंटेसी का उपयोग हुआ है। कथन फैंटेसी इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को स्वयं परिभाषित करते हुए लिखा है कि ज्ञान गर्भ, याद रखना, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना होती है। चलो, भूल गलती। अब यहाँ से हमारी कविता शुरू होती है। भूल गलती, भूल गलती हम कविता आपको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी कोई मैं व्याख्या इतना समय नहीं है कि इनकी व्याख्या करूं। ठीक है, पढ़ूंगा, जहाँ जैसा लगेगा समझाने में, वो अंडरलाइन जो उन कविताओं, जो यहाँ पे अंडरलाइन है उनको ध्यान में रखना, लाइनों को। ठीक है, समझने की कोशिश, इसकी व्याख्या करने बैठूंगा मैं, फिर कहता हूँ बहुत समय चला जाएगा। और कविताओं पे हमको एक एक कविता को एक एक व्याख्या जरूरी भी नहीं है। ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं, आप देखते रहें। ठीक है, एक दो बार देखो, बस मन में ध्यान रखो कि यहाँ भूल गलती, क्योंकि कभी कभी सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। इतनी लाइन आपसे पूछेगा कि भूल गलती आज बैठी है जिरा बख्तर पहनकर, बताइए यह कविता या लाइन किसकी है, या ये लाइन किस कविता से है, बस इतना पूछता है। ठीक है, दूसरी बात, क्रम में पूछ लेता है, और इस बार के एग्जाम में क्रम पूछा भी गया था। ठीक, तो कविताओं का लाइन, जो कविताओं का क्रम पूछता है, अर्थ वगैरह नहीं पूछता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, भूल गलती आज बैठी है जिरा बख्तर पहनकर। जिरा बख्तर सोने जो है, जो कवच होता है, ठीक है, उसको जिरा बख्तर बता रहे हैं। तखत पर दिल के, कि भूल गलती आज बैठी है जिरा बख्तर पहनकर, कवच पहनकर तखत पर दिल के, चमकते हैं खड़े होशियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर से। पंक्तियों को ध्यान में रखना। खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे, बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों व मेहराबो थमे दरबारे आम में। सामने, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सामने कौन है? बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी, इंपॉर्टेंट है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद है। हथकड़ी पहन के जिरा बख्तर पहनकर आज खड़ी है बहुत आपके सामने। समूचे जिस्म पर लत्तर, ये पंक्तियां क्रम में आई हैं, वही इसमें अंडरलाइन भी याद रखना। समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश खामोश सब खामोश मनसबदार। याद रखना, इनको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस कविता में भूल गलती में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है। याद रखना, मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिम फाजिल, सिपह सलार, सब सरदार। इनका नाम याद रखना, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिम फाजिल, सिपह सलार, सब सरदार हैं खामोश। ये सब लोग खामोश हैं। ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, ना मंजूर हठ इनकार का सिर तान, खुद मुख्तार कोई सोचता उस वक्त, छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरा बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। याद रखना, सुल्तानी जिरा बख्तर बना है किसका? सिर्फ मिट्टी का। वो रेत का सा ढेर शहंशाह, अपने आप को शहंशाह समझ रहा है, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा।
लेकिन ना जमाना सांप का काटा। आपसे ये पूछ सकता है कि किस जानवर का नाम हुआ आया है, तो सांप का। लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जिरह बख्तर। याद रखना किसका है जिरह बख्तर, लोहे का जिरह बख्तर पहन खुखार, हाँ खुखार आलीजा। वो आंखें सच्चाई को निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में। शाही मुकाम में इतने में हमी में से अजीब करह से कोई निकल भागा। याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है। इस इतने में हमी में से अजीब करह सा कोई निकल कर भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दाढ़ी यहाँ पे होना चाहिए, दाढ़ी लिए दुमुहेपन के 100 जो है तर्जबों की, बुजुर्गों से भरे दड़ियल सिपह सलार संजीदा, सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा है, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया है, महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दरों के इलाकों में सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त सोणाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। याद रखना, मैं फिर कहता हूँ कि इनको अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार कविताओं को आपको पढ़ना है, बस लाइन मन में रहे कि ये लाइन कहाँ से है, और क्रम का ध्यान रखना है कि कविताओं का क्रम क्या है, बस लाइनों का यही आपसे पूछता है, अर्थ वगैरह नहीं पूछता है। और फिर कहता हूँ अगर मैं इसकी एक एक लाइन की व्याख्या करने बैठूँ तो हमको जोड़ना पड़ेगा, सामाजिक से आपको इतिहास से सब जोड़ना पड़ेगा, इतना समय नहीं है। आपको पता ही है यूजीसी नेट का इतना लंबा सिलेबस है कि 6 महीने में या 3 महीने में, मुझे तो 1 ही महीना पढ़ाते हुए हुआ है, अब 1 महीने से बस मुझे 2 ही 2.5 महीने के अंदर सिलेबस पूरा करना है। मुझे क्या, कोई हर व्यक्ति इतना ही कर पाता है बेचारा, हर कोई टीचर, पर एक एक लाइन की व्याख्या वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूछते भी नहीं है एग्जामिनर, और इतना समय भी नहीं है, आपको पता है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं ब्रह्म राक्षस कविता, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म राक्षस कविता देखते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है कि इस कविता के केंद्र में एक प्रगतिशील, याद रखना, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है। ठीक है, ग्रह बुद्धिजीवी है, ब्रह्म राक्षस का प्रतीक है। यह ब्रह्म राक्षस ज्ञानवान है, लेकिन उसके ज्ञान का उपयोग समाज के हित में नहीं हो सका है, क्योंकि वह एक प्रत्यक्ष सूनी बावड़ी अर्थात किसी सूने तालाब में कैद पड़ा हुआ है। ब्रह्म राक्षस की थोड़ी विषय वस्तु है, कैद पड़ा हुआ है, स्वयं में उलझा हुआ है, वह आत्मगर्वित है। याद रखना, वह आत्मगर्वित है। सूर्य की किरण जब उसके पास पहुंचती है तो उसे लगता है कि सूर्य ने उसे झुक कर नमस्ते किया है। ब्रह्म राक्षस अपने आप को देखो क्या समझ रहा है कि सूर्य की किरणें जब पहुंचती हैं तो उसे लगता है कि मुझे उसने नमस्कार किया है। अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति न करने वाले की गति कैसे त्रास्त हो जाती है, इस तरफ भी कविता इशारा करती है। ब्रह्म राक्षस अंत में मर जाता है और मुक्ति बोध को इस बात का दुख होता है कि उसके ज्ञान का उपयोग नहीं हो सका। मुक्तिबोध ने स्वयं ब्रह्म राक्षस का शिष्य होने की आकांक्षा भी व्यक्त की है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। कविता का शिल्प क्या है ये भी देख लेते हैं। काव्य रूप क्या है कि यह एक लंबी कविता है, और लंबी कविताओं की तरह भाव श्रृंखला के कारण लंबी नहीं, बल्कि समस्या का संपूर्णता से विश्लेषण करने के प्रयास में लंबी हो जाती है कविता। इंपॉर्टेंट है। प्रतीक देखते क्या है कि अंधेरे में कविता की तरह यहाँ भी मैं और वाह का द्वंद्व ब्रह्म राक्षस के विभाजित व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीकांत वर्मा ने दावा किया है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में इंपॉर्टेंट है, और उसके शिष्य की भूमिका में भी वे स्वयं ही उपस्थित हैं। ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी आग्रही और व्यक्तिवादी दबाव के बीच पिस कर घुटता है, जबकि मैं या ब्रह्म राक्षस का शिष्य समझ चुका है
ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी, आग्रही और व्यक्तिवादी दबाव के बीच पिस कर घुटता है, जबकि मैं ब्रह्म राक्षस का शिष्य समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिता में पूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त सोनी बावड़ी, कोठरी जनजीवन से कट जाने के प्रतीक हैं। अखंड स्नान याद रखना इंपॉर्टेंट है। अखंड स्नान भी अपराध बोध जैसा प्रतीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। फैंटेसी का प्रयोग वास्तविकता के अनावश्यक वर्णन से बचने एवं चीज़ों को समेटने के लिए बिंब योजना याद रखना। बिंब योजना भयानकता एवं रहस्यात्मकता को धारण किए है। इसमें सामान्य जीवन, भौतिक विज्ञान, गणित, प्राकृतिक दृश्यों आदि का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठंडे अंधेरे मन की अभिव्यक्ति गहराइयों का भी इसमें प्रतीक हुआ है। याद रखना। अब यहाँ से हमारी कविता शुरू होती है ब्रह्म राक्षस कि शहर के उस ओर खंडहर की तरफ, इधर नहीं उस ओर, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ प्रत्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की, सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में ना आ सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। पंक्ति ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि किससे है। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, खड़ी हैं मौन और दुम्बर, व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले प्रत्यक्त भूरे गोल, विगत सत पुण्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई उस रिश्ता का जो कि दिल में एक खटके सी लगती रहती है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर मेरी वह कनेर, वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। ठीक है, बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा, याद रखना। ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानित तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है दे हाथ के पंजे बराबर, बाँ छाती मुंह छपा छप, खूब करते साफ फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृति गालियों का ज्वार, मस्तिष्क की लकीरें बुन रही हैं आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में संवेदना में है स्याह। ये आपको समझ में आ नहीं रहेगी, मुझे समझ में, बस आपको पढ़ लेना है कि हाँ कोई ऐसे लाइन पकड़ में आ जाए वहाँ जो हम कल ले जाएंगे बस। ठीक है, बाकी इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्म के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि सूर्य ने झुककर उसे नमस्ते किया है। समझ रहे हो कितना घमंड है उसको। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि वंदना की चांदी ने ज्ञान गुरु माना है उसे। याद रखना है कि उसको किसने ज्ञान गुरु माना है, वंदना की चांदी ने उसे ज्ञान गुरु माना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अति प्रफुल्लित कंठ की तन मन वही करता रहा, अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी, और तब दुगने भयानक ओस से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जिन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थियोरम सब प्रेमियों तक कि अब याद रखना इसमें वर्णन देखो, उसमें अल गजाली वगैरह भूल गलती में आए हैं, इसमें देख तो कौन कौन आए हैं, मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टॉयनबी और हेडेगर, स्पेंगलर, सार्थ, गांधी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है कि कौन सा वर्णन इसमें नहीं हुआ एकदम, यानी कार्ल मार्क्स, ठीक है, एंजल्स, रसेल, टॉयनबी, हेडेगर, स्पेंगलर और सार्थ और गांधी। याद रखना सार्थ और गांधी का वर्णन भी हुआ। ठीक है, फिर देखते हैं आगे
कि सभी के सिद्धांतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में सुन ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही हैं ध्वनियाँ, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता है। वह रूप अपने बिंब से भी जो है जूझ विकृताक्षर कृति है बन रहा है, ध्वनि लड़ रही है अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ बावड़ी की इन मुडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत। वे ध्वनियाँ सुनते हैं करौंदे की सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर सुन रहा हूँ मैं वही। पागल प्रतीकों में कही जाती है वह ट्रेजिडी जो बावड़ी में अड़ गई है। ठीक है। खूब ऊंचा एक जीना, याद रखना, खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में वह छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंची सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ठीक है। ज्यामितिक संगीत गणित की दृष्टि के कृत्य भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की दृष्टि करता है कब रहा आसान। मानवीय अंतः कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता है, रवि मतलब सूर्य, रवि निकलता है, लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रभावित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र। ठीक है। वर्ण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्रिक्ल भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में। सॉरी, आपको जो डिस्टर्बिंग हो रही है मैं समझ रहा हूँ। ऊपर जो भाई जी रहते हैं तो उनके बच्चे थोड़ा परेशान करने लगते हैं कभी कभी, उसके लिए सॉरी। अनगिनत दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मार गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, वक्ष बाहें खुली फैली हैं एक सुधक की। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद में जीना, वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दें उसके लिए, उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। किंतु युग बदला, वह आया कीर्त व्यवसायी लाभकारी कार्य से, धन से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में, याद रखना, व्यक्तित्व में प्राणमय अनबन, विश्व चेतस से बेबनाव, महत्ता के चरण में था विषाद कुल मन मेरा, उसी से उन दिनों होता मिलन यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग। मुझे लगता है मुक्तिबोध को खुद नहीं पता था कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है। कुछ समझ में ही नहीं आता किसी को कि क्या लिख देते हैं वो। अंधेरे में कविता फिर भी उनकी अच्छी लगती है। ये ब्रह्म राक्षस कविता तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती, मन से परे ही है क्या है लिख, मगर इसको पढ़ना है एक आधी लाइनें, क्या पता कोई लाइन पूछ ले बस, बाकी नहीं। उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजिडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीक को निरंतर कह रहा है, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा हो ही गया है। वह ज्योत अनजानी सदा को सो गई है, यह क्यों यह हुआ है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं।
ठीक है, याद रखना ये ब्रह्म राक्षस जो है कविता थे। इसकी मैंने स्रोत देखो, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचनाकार गजना मुक्ति बोधो जानते हैं, प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण 2015, यहाँ से मैंने उठाया था। याद रखना अंधेरे में कविता हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी कविता है और इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। इस कविता को हम कल पढ़ेंगे, बहुत लंबी कविता है। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो इतनी आज कविता हम कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत अजीब कविता है ये, पर अंधेरे में कविता आपको पसंद आएगी क्योंकि वो कविता अच्छी भी लगती है। ठीक है, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप, मैं फिर कहता हूँ कि इसी को आधार पर याद रखना कि मैंने हर प्रकार के इसी प्रकार से नोट्स बनाए। अगर आपको नोट चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिट के, या यूनिट के क्या मतलब इतने 249 में, वो भी कब तक आपको मैं बता दूं, जब तक नवरात्र चल रहे हैं ये, तब तक 249 में आपको उपन्यास अन्नगद्धा को अभी नहीं जो है पढ़ाया हूं और ना उसके नोट्स बनाए हैं अभी, उसका हो सकता बना भी ना पाऊं। ठीक, पर 8 यूनिट तक मैं आपको 8 यूनिट तक नहीं, 8 यूनिट की नोट्स आपको एग्जाम यानी लगभग 30 अप्रैल तक मैं हर हालत में आपको दूंगा। और अभी तक जितना पढ़ाया उनके नोट्स और बाकी जो पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स आपको निरंतर मिलते रहेंगे। नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर 97 21 56 58 75। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे जो संपर्क करेंगे तो आपको नोट्स की जानकारी दे दी जाएगी। जानकारी क्या, 249 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो भी नवरात्र में, और आपको इस प्रकार के नोट्स कोई नहीं देगा 249 रुपये में, और कुछ छोटा भी नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।